हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके साथ अब लेके आ गए हैं जेई मेंस का पेपर नंबर 4 भाई। ठीक है, ऑलरेडी पेपर 3 तक हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के साथ वीडियो लिंक मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हैं भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कशन बेटा। यहाँ पे सारी चीज एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। गाइस लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय टी वेयर एप्सिलॉन नॉट कॉमा कैपिटल ई कॉमा कैपिटल टी आर परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो एक चीज हमने शॉर्ट के माध्यम से आपको बताई थी, वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे डायमेंशन में डिस्कस किए थे और ये भी बोले थे कि भाई आजकल ये डायमेंशन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे, फिर ई का निकालेंगे, फिर टाइम से भाग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मैच कराएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन अप्रोच आपकी अगर थोड़ा सा अच्छी होगी तो आपका टाइम जो है बचेगा। वही चीज यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। और यहाँ नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू इक्वल टू होता है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको समझा रहा हूँ, Q डिवाइडेड बाई आपके पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल चार्ज इंक्लूड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब चीजों की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ डिपेंडेंसी देखना है। और फाई इक्वल टू कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ई यहाँ पे ए। ठीक है, ई इंटू ए। समझ रहे कि नहीं? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, Q डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो आपको नहीं लगता एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू क्या है, Q डिवाइडेड बाई ए। Q इज नथिंग बट चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए इंटू टी। नीचे क्या लिखा है, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। समझ गए? तो ये तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई का डायमेंशन आ गया। ठीक है, नीचे टाइम लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे रख दो ना, ए टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई टी। टी ने टी को बल्ले बदल दिया, ए एल की पावर माइनस टू आ गया भाई डायमेंशन। समझ गए? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में तुम कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा बढ़ जाते हैं आगे। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फॉर द गिवन लॉजिक गेट फाइंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन। जो भी आपको यहाँ पे बताया है, सर्किट दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। ठीक, ओके गाइस, सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, कौन सा गेट है आपके पास, जस्ट एंड गेट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट गेट लगा है, ए डॉट बी का यहाँ पे बार कर दो भाई। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, और गेट, तो आपका पास क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। राइट, अच्छा यहाँ पे फिर से क्या लगा है आपके पास, एंड गेट लगा हुआ है। गेट लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार डॉट यहाँ पे सी प्लस डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला आपका आउटपुट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन आपके पास यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट। तो इसके पास यहाँ पे नॉट गेट लगा है, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का बार और यहाँ पे डॉट सी प्लस आपका डी। ठीक है, का आपका यहाँ पे होल बार लगाना है। बात समझ आ रही है बेटा? है ना? तो ये चीज करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, दैट इज वाई। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a डॉट b का डबल बार और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस डी का यहाँ पे ब्रैकेट करके बार लगा दीजिए। क्लियर है? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a डॉट b और प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी का होल बार। ठीक है, ठीक, अभी देख लिया, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अभी मैच नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, तो हम मैच कराने के लिए इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो ए डॉट बी प्लस आपका यहाँ पे देखो प्लस है ना, अलग अलग करोगे तो आपके पास हो जाएगा सी बार डॉट आपका डी बार। क्लियर? तो हमारे पास वाई निकल के आ जाएगा भाई। ठीक, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ए बी प्लस सी बार डॉट डी बार। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज two balls of mass 2m and m collide with rod of mass m and length capital L as shown in the figure बताया है। balls stick to the rod after collision, find v by omega if rod is in at center। ओके, यहाँ पे L की वैल्यू दे रखा है आपको 8m है। ठीक, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के बहुत इसका नेट क्या लिख देना है, एंगुलर मोमेंटम। L इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है सिर्फ घूमने वाली इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये बॉल्स भी क्या है, रॉड के साथ क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है, तो ये भी क्या करेंगे, इसके साथ घूमेंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए, एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर के टर्म्स में लिखे हैं। ठीक है, तो आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज एम आर क्रॉस वी। आया समझ में? ये चीज हो जाएगी बेटा आपका। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डायरेक्शन के साथ आपके पास कितना हो जाएगा, इस 2m बॉल का, तो 2m v और डिस्टेंस कितनी दे रखी, l बाई 4। ये किधर घुमा रहा है आपका,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये भी इसको किधर घुमाएगा, मतलब इसी के सपोर्ट में आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी दोनों, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, या पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एम वी एल वाई, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास आपको लिखना है यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो रॉड का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये जो है रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखो ये वाली इंड वाली डिस्टेंस कितनी देर एल बाई 2, ये वाली कितनी होगी आपका एल बाई 2, ठीक है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल स्क्वायर बाई 12 होता है। और इस 2m बॉल का कितना हो जाएगा, 2m आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है एल बाई 4, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्लियर, इनटू ओमेगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा, ठीक है। सो 2m बॉल जो है एज अ पार्टिकल आप कंसीडर करोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट जो है 2m एल बाई 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा, आप इसको काट सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा। ठीक, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, एम वी एल बाई 2 प्लस एम वी एल बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2m वी एल बाई 2, ये भी गया इधर से। और इधर कितना हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर, आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/12 प्लस आपका 1/8 प्लस 1/4, ठीक है, इंटू ओमेगा। मास तो दोनों साइड से निपट गया भाई। जस्ट कितना हो जाएगा बेटा, चाहो तो एक एल भी यहाँ से काट सकते हो, तो हमारे पास जस्ट कितना बचेगा v, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ओमेगा, यही अपने को कैलकुलेट करना है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा l। और एलसीएम आप कितना ले सकते हैं अंदर, एलसीएम आप ले सकते हैं यहाँ पे 24, क्लियर है। 24 लेंगे तो 12 भी उसी के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस आपका 6, ठीक है। ये चीज हो जाएगा बेटा, समझ रहे कि नहीं। एल की वैल्यू आपको दे रखा है, तो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, बी बाई ओमेगा ही हमसे पूछा हुआ है, तो एल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए 6 3 9 2 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8m, ठीक है, मतलब 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 11 और डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 8 3 से तो 11 बाई कितना हो जाएगा आपका 3, यही हमारे पास क्या हो जाएगा वी बाई ओमेगा गाइस, ठीक है। सो आप देख लीजिए आपके पास जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो आई होप आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आ गया। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, a wavelength of refractive rays 520 नैनोमीटर, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑप्शन आपको देखने से ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। आपको पता है v इक्वल टू कितना होता है बेटा, f इनटू लैम्डा। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इट मींस आप बोल सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा लैम्डा। और एक चीज हमें और मालूम होता है, जो v इक्वल टू होता है c डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका म्यू, बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो। c जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक, और v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से c आपको कांस्टेंट अगर मान लेंगे तो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/μ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/μ है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1, क्लियर है। लैम्डा 1 हम बोल सकते हैं किसमें, एयर मीडियम में, और डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 है जो आपका मीडियम बोल सकते हो, और μ2 जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और μ1 जो है दैट वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 कर दो, ऊपर आपका यहाँ पे दे रखा है 3/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास जस्ट कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास लैम्डा एयर पूछा हुआ है इंसिडेंट का, तो 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लैम्डा मीडियम का कितना वेवलेंथ दे रखा है बेटा 3/2 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपको 520 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करा दो 520 से, ठीक है। सो आपके पास जो लैम्डा एयर मीडियम की आ जाएगी कितनी आनी चाहिए बेटा, ज्यादा आना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे एक बात समझो, क्योंकि वेवलेंथ जो है मीडियम की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 460 तो हो ही नहीं सकता, 360 भी नहीं हो सकता, आया समझ में। तो आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो सेकंड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है, क्योंकि जो भी ऑप्शन आएगा 520 से क्या आएगा ज्यादा आएगा, क्योंकि मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाती है घट जाती है भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे बचेगा 1 2 6 जा, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपके पास 0 और 3 6 जा कितना 8, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, ठीक है। तो हमारे पास 780 नैनोमीटर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर वाइड एसी एक्सपेरिमेंट भाई, ठीक है। वाइड एसी बेटा हर जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी जो है थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा गया लेकिन आया हुआ है भाई, ठीक है।
पहला है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड वेवलेंथ आपका इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करने के साथ आपने स्लिट डिस्टेंस क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड वेवलेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। थर्ड है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस इज इंक्रीज एंड वेवलेंथ कांस्टेंट, ठीक है। फोर्थ में पूछा जा रहा है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस इज डिक्रीज, ओके, एंड वेवलेंथ आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। आया समझ में, तो ये चीज यहाँ पे समझना है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा बढ़ाने से बीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। स्मॉल डी को स्लिट डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। और दूसरी चीज यहाँ पे बीटा भी बढ़ेगा यदि हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल डी अगर बढ़ाएं तो, ठीक है, मतलब आपका स्क्रीन डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं फ्रॉम दी स्लिट, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक। और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, स्मॉल डी आ रहा है, स्मॉल डी बढ़ाओगे तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, ठीक है, यदि वेवलेंथ क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और यहाँ पे स्लिट डिस्टेंस जो है आपने कांस्टेंट कर दिया, तो सही बात है भाई, आया समझ, पहला तो ऑप्शन सही जा रहा है, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ वेवलेंथ डिक्रीज, तो बेटा गलत ऑप्शन है, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज करने से फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज, गलत बात है भाई, ठीक है। थर्ड में पूछा जा रहा है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस इज इंक्रीज, आया समझ, मतलब आप डी को बढ़ा रहे हो तो आपका फ्रिंज विड्थ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गलत बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद फोर्थ में पूछा है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इफ स्लिट डिस्टेंस डिक्रीज, ठीक, एंड वेवलेंथ आपका कांस्टेंट है भाई, ठीक है, तो ये बात आपका सही है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ जो है इंक्रीज करेगा, स्लिट डिस्टेंस आप क्या करो, डिक्रीज करो, मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट और आपका कौन सा, फोर्थ ऑप्शन जो सही चला जाएगा, बोले तो कौन सा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Okay, guys. So our next question is for the given arrangement of charges, find the strength of electric field E and potential V at geometrical center O. ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई आप देखो पूरा डायग्राम सिमेट्रिक और सारे के सारे चार्ज कैसे हैं आपके पॉजिटिव भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा वैसे अगर ये तुझे पढ़ा है तो आराम से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, सेंटर पे ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, प्लस से दूर होती है, और नेगेटिव की वजह से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ होती है बेटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसकी वजह से देखो बेटा, ये वाले चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, डाउनवर्ड आएगी, बात समझ आ रही है। ऐसे अगर आप इस चार्ज की वजह से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर जाएगी, इन दोनों के इफेक्टिव इधर आ जाएगा बेटा, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बेटा। ऐसे अदर चार्जेस का भी बेटा यहाँ पे होगा, तो नेट आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ओ पॉइंट पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो बेटा पोटेंशियल जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, पे डायरेक्शन देखने से चार्ज देखना, अब सारे के सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल नेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा दैट पॉइंट, यहाँ से पोटेंशियल जो होगा इट सेंटर पॉइंट दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो, क्लियर है। तो देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन जाएगा आपके पास, थर्ड तो हटा दो, फोर्थ भी हटा दो, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। Clear है? Okay guys, so let's see the next question. Question is for the given circuit, find the reading of meter just after T is closed by. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो है देखे ना आपको डराते हैं लोग, ठीक है, बट आपको इंडक्टर की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, इंडक्टर जहां पे लगा है ना उस ब्रांच को देखो आप, क्योंकि जैसे टी इक्वल टू जीरो पे आप क्या करोगे, स्विच को क्लोज करोगे, तो इंडक्टर जो क्या है इंस्टेंट चेंज का अपोज करता है, मतलब इन ब्रांचेस से जाने वाला करंट क्या होगा, जीरो होगा, तो कैसे बिहेव करेंगे इंस्टेंट में, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे या ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये वाला जो है ब्रांच रहेगा, कैसा, ये 9 ओम वाला, ये, और आपके पास यहाँ पे एमीटर रहेगा बेटा, और ये 9 वोल्ट की आपके पास बैटरी सेल जो भी लगाया है आपने 9 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस आपका 9 ओम, ठीक है। आपसे करंट पूछा गया भाई कि करंट कितना आएगा इस सर्किट में, तो हो गया ना, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1 एम्पियर, समझ गए, तो आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड लेंथ, पेंडुलम आपको दे रखा है कितना, एल दे रखा है भाई, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपल पेंडुलम नंबर टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, आया समझ में, ये आपका यहाँ पे फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भाई टी स्क्वायर दे रखा है, तो हमें सिर्फ टाइम पीरियड और लेंथ के बीच ग्राफ चाहिए, तो हम बोल सकते हैं टी डायरेक्टली पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट एल हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत सारे ग्राफ आपको ड्रॉ कराए जाते हैं बेटा, टी वर्सेस स्क्वायर रूट आपका एल अगर ग्राफ पूछ लिया है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा भाई,
क्लियर है। अब यहाँ पे भाई अगर मैं मान लो इसका स्क्वायर कर दूं, टी स्क्वायर डायरेक्टली पोर्शन को यहाँ पे एल कर दूं, तो पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा ये। कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोलिक। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मतलब ग्राफ जो यहाँ पे कैसा चला जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लेता और यहाँ पे आपका एल, तो ये भी आपका एक्चुअल में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा। अगर इसी में मैं ग्राफ किसका प्लॉट करूं बेटा, टी वर्सेस एल ग्राफ प्लॉट करूं, तो कैसा जाएगा ये? ऐसा पैराबोलिक चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बेटा अगर मैं यहाँ पे क्या 1/t² वर्सेस एल ग्राफ प्लॉट करूं, तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आ जाएगा बेटा। क्लियर है, कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। और हाँ, तो आपके पास पॉसिबिलिटी कौन सा ऑप्शन जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो सारे ग्राफ जो आपको बेटा बताए जाते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक बात और बता दी, इस पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है यहाँ पे दे रखा है, जो भी है एन पार्टिकल्स के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यही चीज लिखा जाता है बेटा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं हमारे पास जो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आपके पास सेकंड बोथ आर करेक्ट बेटा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर चला जाएगा इसका। ठीक। Okay, guys. So, our next question is find the percentage change in height risen by liquid if density of liquid, radius of capillary, and surface tension of liquid are decreased by 1%. दे रखा है assume contact angle does not change and capillary is sufficient length. ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट डिफेंस सी। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझ लेते बेटा। तो कैपिलरी ट्यूब के केस में तुझे उसकी हाइट मालूम होना चाहिए। एच इक्वल टू होता है 2s cos थीटा सी। थीटा सी इज नथिंग बट दिस इज द कांटेक्ट एंगल डिवाइडेड बाय यहाँ पे रो जी आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये चीज रहेगी रो आपके पास डेंसिटी, और जी जो है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी इफेक्टिव भी लिख सकते हैं जब लिफ्ट वगैरह की बातें अपन करते हैं। ऐसा आपका सरफेस टेंशन है। ठीक है, कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू जो है डज नॉट चेंज बोला है, और आपके पास कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है, लेंथ है, दैट इज सफिशिएंट लेंथ की बोला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, प्रोपोगेशन एरर वाला, उससे बढ़िया तरीके से आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज एरर दे रखा है दैट इज लेस देन 10%। ठीक है, तो अपन आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो टू भी कांस्टेंट, आपके पास कॉन्टेक्ट एंगल भी कांस्टेंट, जी की वैल्यू भी आपके कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या देखो वेरी किया है आपका, देख सकते हैं। हाइट परसेंटेज चेंज हाइट निकालना है, राइजन बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड सरफेस टेंशन जो है आपका चेंज हो रहा है बाय 1%, मतलब डिक्रीज हुआ है जो भी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाय रो, और ए डिवाइडेड बाय आर। हम थोड़ा और इसको क्या लिख सकते हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस रो की पावर -1 आर की पावर -1। ठीक है, तो प्रोपगेशन एरे के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एस, और यहाँ पे माइनस आपके पास, क्योंकि देखो प्लस माइनस करके आंसर दे रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो, और माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, दिया हुआ है, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। देखो ये टाइम पास नहीं करना है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस बाई एस का डिक्रीजिंग परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा एस बाई एस ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे क्योंकि डिक्रीज बोला हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आपका 1% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे आप रखेंगे माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1%। यहाँ पे अगेन आपके पास रखोगे, है ना, रेडियस की जगह चेंजिंग या फ्रैक्शन ऑफ रेडियस, तो आपके पास माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा आपका +1%। ठीक है, तो एक आपका गया है -1 +1, तो आंसर आ जाएगा जस्ट 1%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसलिए ऐसा करना पड़ा है क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे प्लस में दे रखे हैं, माइनस में दे रखे हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा बेटा, वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन जाएगा दैट इज आपका यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फाइनली आपके पास हाइट बढ़ गई होगी बेटा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसका ऑप्शन जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्टेटमेंट फर्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज इफ डेंसिटी of material of pendulum is increased. Okay, statement second दे रखा है, time period of simple pendulum is आपको t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l by c दे रखा है। ठीक है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई। सो भाई देखो टाइम पीरियड तो यही होता है बेटा सिंपल पेंडुलम का, इसमें कोई डाउट नहीं, तो ये तो सही है ना। अब यहाँ पे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज इफ द डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पे कोई भी आता ही नहीं बेटा। ठीक है, टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और दूसरा
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख सकते हो, लिफ्ट वगैरह की बातें करता है, फ्लूइड वगैरह की बातें करता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। डेंसिटी वगैरह आता ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है आपका रॉन्ग है ना, सेकंड आपका सही है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही जा रहा है आपका। यहाँ से आपको जो ऑप्शन जाएगा दैट इज थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन स्टेटमेंट बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन बताया है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रॉम r1 टू r2 इज गिवन बाय w इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 f डॉट dr दे रखा है। पहली बात यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स स्प्लिट में आपको वर्क डन सीधा सीधा लिखना है r1 से r2 f डॉट dr। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, गलत बात है। ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, डेफिनेशन होती है कि वर्क डन जो बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इज फॉल्स। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग m एंड ग्राउंड इज कट, फाइंड द स्पीड विथ व्हिच 2m ब्लॉक हिट द ग्राउंड एज सोनी फिगर। आपको बताया है g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे यूज करने को बोला है भाई। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी। यहाँ पे भाई इस स्ट्रिंग को आपको कट कर देना है भाई। ठीक है, जैसे ही कट करेंगे तो आपका ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, इसका वेट नीचे लगेगा 2mg और इसका लगेगा mg। ठीक है, इसको टेंशन ऊपर खींच रहा होगा बेटा, इसको भी टेंशन ऊपर खींच रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नेट इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर जाएगा और आपका ये नीचे जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज जाएगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ, तुझे फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। नेट पुलिंग फोर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स कितना होता है 2mg माइनस आपके पास mg और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल मास 3m। ठीक है, आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करो, t माइनस mg इक्वल टू ma है ना, 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma, तो वहां से भी करोगे फिर सॉल्व करोगे तो वही आएगा। तो स्पीड बढ़ानी तो भाई सब फार्मूला डायरेक्ट लगा दो ना, तो कितना हो जाएगा बेटा mg डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3m, m ने m को बल्ले बल्ले कर दिया तो इक्वल टू कितना आ जाएगा g बाई 3 आ जाएगा। जब एक्सीलरेशन आ गया तो लगा दो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है u स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मान लो तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g बाई 3, s की वैल्यू कितनी दे रखी हाइट 3.6। अरे समझ रहे भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई 3.6। ठीक है, 3 से बल्ले बल्ले कर दो तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 पॉइंट आपका 2। ठीक है, तो ये 2 1, अब ये जीरो एक आ जाएगा तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए बेटा, है ना, 12 2 24, इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 24, तो 2 बाहर निकल आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है थ्री आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स इज कैरिंग सेम चार्जेस कोलेसेस टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप एंड सिंगल स्मॉल ड्रॉप इज आपको दे रखा है 3 की पावर n by 3, देन आपको बताना है वैल्यू ऑफ n। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बिग ड्रॉप के लिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं bb डिवाइडेड बाय स्मॉलर ड्रॉप के लिए हम bs लिख सकते हैं। ये रेशियो आपको दे रखा है 3 की पावर n by 3, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है n की वैल्यू। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लो, 3 1 2 और आपके पास 3, ये आपस में कोलेसिस करेगा बिग ड्रॉप बनाएंगे, जिसकी रेडियस यहाँ पे मान सकते हो कैपिटल आर और यहाँ पे आप मान सकते हैं स्मॉल आर। ठीक है, चार्ज स्मॉल क्यू आया समझ में, इसके लिए हमने पोटेंशियल ऑलरेडी माना है वी एस, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी वी, राइट, और यहाँ पे चार्ज मान सकते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, ये चीज आ गई भाई। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्यू। आया समझ में, चार्ज जस्ट जो है आपका ये हो जाएगा। अच्छा बेटा, रेडियस के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि फाइनल जो है वॉल्यूम आपका सेम रहेगा बेटा। ठीक है, तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ड्रॉप्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, यहाँ पे 3 ड्रॉप्स है तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आया समझ, तो पाई और 4/3 गेट कैंसिल आउट, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 स्मॉल आर की पावर 3। ठीक है, तुम्हारे पास कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये रिलेशन हम बाद में यूज करेंगे बेटा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा ना वो कितना हो जाएगा वीबी इक्वल टू हो जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और स्मॉलर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल होगा वीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लो बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं, तो कितना हो जाएगा आपको, टू हो जाएगा आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल आर। के की वैल्यू 1/4 को रखने की जरूरत है, वैसे भी कट पिट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे वीएस को तो आपका स्मॉल आर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा के इंटू स्मॉल क्यू, के ने के को मार दिया बेटा,
कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो, 3 × क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और ऊपर आपके स्मॉल आर, नीचे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये है ना, 3 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आया समझ में। तो बचेगा क्या, 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये चीज हम ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वीबी डिवाइडेड बाई वीएस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3/3 की पावर 1/3। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइए, 3 × 3 की पावर -1/3। ठीक है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 -1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/3। ठीक है, आपको वैल्यू दे रखा है 3 की पावर आपको n/3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, n इक्वल टू हो जाएगा जस्ट 2 भाई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, आपसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है, पे n की वैल्यू कितनी फिल कर देना था आपको, 2 गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है समझ आए होंगे। तो इस पेपर में कुछ ज्यादा खास बातें थी नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए भाई। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। क्लियर, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।